हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं यूनिट 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। यूनिट 2 है आपकी इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस, एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक सेल्स एंड some measurement devices. Okay, let's start. So first topic is electric current and resistance. First of all, we will study what is the current electricity, the branch of physics in which we deals with the study of charge in motion is called current electricity. Okay, current carrier, the charge particles whose flow in a defined direction constituent the electric current are called current carriers. Okay, example, valency electrons are current carriers in solid conductors. Second, positive and negative ions are current carrier in liquid, and positive ion and electrons are current carrier in gases. तो ये सारे आपके करंट कैरियर्स हैं। सॉलिड्स में, कंडक्टर्स में जो होता है वो आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, या कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है। और जो आपकी लिक्विड्स हैं उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की वजह से फ्लो होता है करंट। और जितने भी आपके गैसेज है उसमें पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से आपका करंट फ्लो होता है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF of a cell is defined as the maximum potential difference between the electrodes of the cell when no current is drawn from the cell or cell is in open circuit. ओके, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो किसी भी सेल के जो दो टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब किसी उस बैटरी से कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। जब आप उसे डिवाइस को कनेक्ट कर दोगे तो जो उन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसे कहते हैं हम पोटेंशियल, उस सेल का पोटेंशियल या उस सेल का वोल्टेज। ठीक है, यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होती है? वोल्ट होती है, और जूल पर कुलाम होती है। ईएमएफ ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर, एंड इट्स टेम्परेचर, कि उस बैटरी का टेम्परेचर कितना है। इन तीन चीजों पर वो डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक करंट, the flow of charge carriers in a direction generate a electric current, and the time rate of flow of charge through any cross section of semiconductor या conductor is measured as current. ठीक है, तो किसी rate of change of charge is known as the current, we can say in simple languages. ठीक है, तो current is also defined as the rate of flow of charge through any conductor is known as the electric current. तो electric current की definition चार्ज पर यूनिट टाइम या Q by T, और Q क्या होता है? N इंटू E। N क्या होता है? एक इंटीजर नंबर होता है। E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। N होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन एनी कंडक्टर। ठीक है, तो I का फॉर्मूला हो जाता है NE डिवाइडेड बाई टू, NE डिवाइडेड बाई T। तो यूनिट होती है एम्पियर कुलाम पर सेकेंड। तो इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट डेल टी इज द नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज across a conductor in a particular time interval t to t plus delta t, then the current in the conductor कितना होगा? I is equal to del q by del t, where del t tends to 0। तो I कितना हो जाएगा? dq by dt। ये कब होता है? डेल, और यहाँ पे जो नीचे टर्म लिखी है dt, इसमें डिफरेंस क्या है इस वाले डेल में? जब आपका जो डेल टी है, जिस टाइम डिफरेंस में हम उस करंट को मेजर करना चाहते हैं वो टेंस टू जीरो हो जाए, बहुत ज्यादा लेस हो जाए, तो इस डेल को हम कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तभी वैलिड होता है जब जो लोअर क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा लेसर हो। ठीक है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिवन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमेशा ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? निगेटिव। अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेट करते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, इन पे चार्ज कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट direction is always opposite to the flow of electron or negative charge. ठीक है, if the total positive charge is flowing from A to B and total negative charge Q2 is flowing from B to A, then the total current will be Q1 divided by T plus Q2 divided by T. Okay,
यहाँ पे क्या करना है, दोनों फेजेस में क्या होगा अब देख लेते हैं। हमने क्या, Q1 इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, यह देखिए जो आपका Q1 चार्ज है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन भी I1 इधर ही हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के सेम करंट में होता है। निगेटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम B टू A, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो निगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है आपका, B टू A। कौन सा चार्ज है ये, निगेटिव चार्ज, तो इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव चार्ज के अपोजिट, तो ये हो जाएगा आपका I2। अब देखो दोनों चार्जेस की, सॉरी दोनों करंट्स की जो डायरेक्शन वो सेम है, तो हम कह सकते हैं टोटल आई कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा Q1/T प्लस Q2/T। द करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू ए क्लोज पाथ, अगर कोई ओपन सर्किट, जैसे कि फिगर में शो किया है, ये वाला फिगर देखो, यहाँ पे क्या आ गया, ये ओपन सर्किट हो गया, तो करंट इस बैटरी से कभी भी फ्लो नहीं होगा, और जैसे ही इसको शॉर्ट कर देगा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यही काम आपके जो घरों में स्विचेस लगे होते हैं उनके यही काम होता है। स्विच ऑफ मतलब वो क्या कर देता है सर्किट को, ओपन सर्किट, स्विच ऑन तो उस सर्किट को क्या कर देता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, स्विच को ऑन करना है तो शॉर्ट सर्किट, ऑफ करना है तो ओपन सर्किट। क्वेश्चन लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट ऑफ द वायर, फाइंड द करंट एंड इट्स डायरेक्शन। हमें करंट निकालना है और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो n/t कितना हो गया 5। I इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है, Ne डिवाइडेड बाई t। n की वैल्यू कितनी है, n/t की वैल्यू 5, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁹। अब इसने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ए टू बी, अगर यहाँ पे ए टू बी जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बी टू ए, क्या होगी, बी टू ए, क्योंकि हमेशा करंट की डायरेक्शन निगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रिक करंट इज इन कंडक्टर्स। ठीक है, अब हमें करंट की वैल्यू निकालनी। द मटेरियल विच हैव द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन डेवलप strong electric current after applying the electric field are known as the conductor। या हम कह सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो और उसे ही हम कंडक्टर कहते हैं। मेनली ये वैल्यू होती है 10⁻29 पर मीटर क्यूब के नियर अबाउट होती है। ठीक है, the number of free electron in metallic conductor are generally 10⁻29 per meter cube। when an electric field is applied on a conductor, then electron present in the conductor are attracted toward the positive terminal of the battery, thus electron flow from negative terminal of battery to the positive terminal battery, और करंट कहां से होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अप्लाइड या इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है जिसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं। कहां से कहां ड्रिफ्ट करते हैं, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल ये एक यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया और इसको हमने दिया निगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरह ट्रेवल करेंगे तो करंट कहाँ होगा, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द कहां चलता है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी फ्लो होता है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितने ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻⁴ पर सॉरी मीटर पर सेकंड ऑर्डर की होती है। ठीक है, इफ वी potential difference applied across the conductor of the length L, then the magnitude of electric field कितना होगा, electric field E electric field is equal to potential difference divided by length, E is equal to V by L, and the direction of the electric field is positive terminal to the निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होते हैं। तो जो चार्ज कैरियर्स हैं उन पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पहले पढ़ चुके हैं। चार्ज कितना है, -E, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है करंट, तो उन पे चार्ज होगा -E, इसलिए फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है या इधर पॉजिटिव वोल्टेज लगाई है, इधर आपने निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना कंडक्टर से,
तो उन पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम, दोनों को कंपेयर करके हम एक्सीलरेशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस ई डिवाइडेड बाई एम। ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। एट एन इंस्टेंट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन हैविंग thermal velocity u1, then v1 is equal to u1 plus a tau 1. tau is the time difference between two collision, या collision के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा वो आपका tau होता है। ये किसके हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरह अगर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो v2 सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, v3 थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, लेट करते हैं हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पे क्या हुआ, vn हुआ। तो हम उसका क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट कर देंगे। तो उनका जो एवरेज होगा वही आपकी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो vd कितना होगा, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ से आपकी क्या निकलेगी, vd निकल जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इससे हमें पता चलता है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इज एन एवरेज वेलोसिटी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे, सारी वेलोसिटीज को आप ऐड करोगे, u1 को आपने एक साथ ले लिया और a1 की टर्म्स को आपने एक साथ कर लिया, ठीक है। क्योंकि जो इनिशियल जो थर्मल वेलोसिटी है, इनिशियल क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं कर रहा, सब रैंडम हियर एंड देयर मूव कर रहे हैं, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे। तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वेलोसिटी वो जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे एवरेज क्या आ गया उनका, जीरो आ गया प्लस ए टाउ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब तक आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो कोई तब तक कोई एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, और जब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो पहले क्या कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन, सब मूव कर रहे हैं। तो u1 u2 u3 जीरो नहीं है, बट उनकी जो रिजल्टेंट, जो उनका एवरेज वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो जीरो है। इसलिए हमने उसका जो u का एवरेज है उसको जीरो लिया है। और टॉ कितना होता है, टॉ भी एक एवरेज होता है, और उस एवरेज को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और ये कैसे डिफाइन हो सकता है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम भी हमारा एवरेज टाइम है, दैट हैज strike since each electron suffers large collision with ions or atoms in the conductor is order of 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड, ठीक है। ये हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन के बीच का टाइम होता है, ठीक है, या दो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के बीच के टाइम के एवरेज को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन ऊपर पढ़ सकते हैं। तो vd की वैल्यू कितनी हो जाएगी, vd इज इक्वल टू ई बाई एम। हमने जो a था उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है, एक्सेलरेशन की कितना हो गया, माइनस ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, ई टाउ बाई एम, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना। इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वीडी कितना हो जाएगा, ई टाउ बाई एम। इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं आया, पॉजिटिव आया। क्लियर इतना। यहाँ पे जो हमने ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जस्ट इसमें निगेटिव साइन नहीं आएगा, और फॉर्मूला आपका वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स म्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट is defined as the ratio of magnitude of drift velocity of charge carrier to the external electric field। तो drift velocity की mobility की सिंपल सी डेफिनेशन है, mobility is defined as the ratio of vd to the applied electric field। तो vd और e का जो रेशो होता है उसे हम मोबिलिटी बोलते हैं। म्यू कितना हो जाएगा आपका, e टाउ बाई m। और तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, vd बाई e हम यहाँ पे यूज करेंगे, vd बाई e तो कितना बचेगा, e टाउ बाई इससे e टाउ बाई m, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहां से हमें पता चला है म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एम एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो जो कोलिजन टाइम जितना ज्यादा होगा आपकी जो मोबिलिटी है वो भी उतना ही ज्यादा होगी, ठीक है। और जितना ज्यादा उन पार्टिकल्स का मास होगा आपकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज कैरियर्स। अगर हम इसकी यूनिट देखनी हो तो मास पर सेकंड हो गया आपकी वीडी की, मीटर पर सेकंड सॉरी, और नीचे हो गया वोल्ट पर मीटर। तो इसके आप यहाँ से डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो डायमेंशंस वगैरह तो सब आप फॉर्मूले लर्न करोगे तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, देन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितनी हो जाएगी,
then the volume of the conductor if electron density is n and the total charge of the free electrons in the conductor will be q is equal to n e a l। ठीक है, अब देखते हैं टोटल चार्ज कैसे आया। हमें पता है टोटल चार्ज कितना है q, दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना। अब हमें देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन हम मानते हैं n पर यूनिट वॉल्यूम, तो n में अब कहीं की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वॉल्यूम की। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वायर का a और उसकी लेंथ कितनी है l, तो ये क्या हो गया एक तरह से वॉल्यूम। तो n इंटू वी क्या बता रहा है हमें, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और E बता रहा है कि एक चार्ज कैरियर पर चार्ज, तो टोटल चार्ज हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू एन ई ए एल। कितना हो जाएगा एन ई ए एल। अब Q निकल गया। अब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने V अप्लाई किया है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने V अप्लाई किया है अक्रॉस द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू V बाई एल। तो ड्यू टू फील्ड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद एन एवरेज वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर कितना होगा टाइम टेकन, हमें टाइम निकालना है कितनी टाइम होगा वो, टी डी इज इक्वल टू कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है एल, और किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है वीडी। तो टाइम क्या होता है लेंथ बाई वेलोसिटी, तो एल बाई वीडी हो जाएगा आपका टाइम। आई कितना हो जाएगा क्यू बाई टी, क्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं एन ई एल, और टी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे वीडी कितना होता है आपका, तो आई होता है आपका एन ई ए वी डी, वी डी होता है म्यू ई, तो सेकंड टर्म हम यहाँ से बना सकते हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू ई। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला एन ई ए म्यू ई, ये भी फॉर्मूला है। अब जो म्यू है उसको भी वैल्यू आप पढ़ चुके हो, कितना होता है ई टाउ बाई एम, कितना होता है ई टाउ बाई, आपने पुट कर दिया तो आई की वैल्यू आ गई एन ई स्क्वायर टाउ ए ई बाई एम। तो यहाँ से हमें करंट का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, सेकंड लेते हैं ओम्स लॉ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओम्स लॉ पूछा जाता है, अगर ये ओम्स लॉ 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा अभी जहां से हमने स्टार्ट किया ना वीडी की वैल्यू, जहां से हमने वीडी की वैल्यू निकाली वहां से ये आपको स्टार्ट करना है टिल दिस डेरिवेशन एंड तक। ठीक है, अगर 5 मार्क्स में आता है, अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है ओम्स लॉ से। ओके, तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट आई flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference V across the end, potential difference V across the end of the conductor provided physical condition of the conductor such as temperature, mechanical strain etc are kept constant। तो जितने भी एक्सटर्नल चीजें हैं जैसे टेम्परेचर, मटेरियल स्ट्रेन एंड एक्सेट्रा, वो सब कांस्टेंट होने। स्ट्रेन क्या है, मतलब वायर पे जो फोर्स लगा हुआ है उसको या तो एक्सटेंड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, वो होते हैं आपके मैकेनिकल स्ट्रेन। वो सारे फोर्सेस उस पर अप्लाइड नहीं होने चाहिए, तभी उस केस में ही हम ये फॉलो कर सकते हैं। तो दो होते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब अगर वी वोल्टेज आप गिवन कर रहे हो उस किसी सर्किट को, उससे करंट जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आपके किस तरह काम कर रहा है, सोर्स। ठीक है, जैसे कि आपके घरों में प्लग इन होता है ना, प्लग लगाए रखते हो, तो उसमें वो क्या है आपका, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तो इसलिए बोलते हैं सोर्स। तो वहां पे कौन सा ओम्स लॉ लेगा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। दूसरा, जैसे कि आपकी डिवाइसेस होती हैं जो पावर को कंज्यूम करती है, जैसे आपका टीवी, फैन एंड वो, उसे कहते हैं हम लोड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टर्म में क्या बोलते हैं उसको, लोड। तो वो होता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, v इज इक्वल टू आर आई या आई आर। यहाँ पे आर एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, v इज इक्वल टू आई वी डिवाइडेड बाई आई। और वी डी कितना है, म्यू ई है। वी डी कितना है आपको, म्यू ई होता है, म्यू की वैल्यू ई बाई एम होता है, ई टॉ बाई एम। और वी डी ई को हम क्या कह सकते हैं, वोल्टेज डिवाइड बाई लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, एन ई ए वी डी, और वी डी कितना हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई एन ई ए। आई डिवाइड बाई एन ई ए की वैल्यू रख के हमें क्या चाहिए, हमें तो वी बाई एल चाहिए, सॉरी वी बाई आई निकालना है। तो यहाँ से हम वी बाई आई निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर, सॉरी एम एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ ए। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम एक फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। यहाँ से ए और एल हट जाएगा तो रो की वैल्यू, रो होता है आपका रेसिस्टिविटी, ये टर्म हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे इसको यूज कर लेंगे। तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रेशन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आप कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन और रुकावट पॉसेस बाय द कंडक्टर टू फ्लो
द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, तो जो करंट आपका फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए जो एक क्वांटिटी इफेक्ट करती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दूसरी डेफिनेशन क्या होता है, रेसिस्टेंस इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, सिंपली लैंग्वेज में भी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन निकालनी है तो हमें वोल्टेज की डायमेंशन पता होनी चाहिए, करंट की डायमेंशन होनी चाहिए। सॉरी, तो आप फॉर्मूले को याद पुट करके यहाँ से आप इसकी डायमेंशंस निकाल सकते हो। देखो डायमेंशन निकालने के लिए आपको कोई फॉर्मूला याद रखना है, उसकी डायमेंशंस को याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको वोल्टेज पता होना चाहिए, वोल्टेज से आप क्या निकालोगे, वर्क डिवाइड बाय चार्ज। वर्क की आपको याद रखनी है ml²t-2, चार्ज की क्या होती है q=at। तो यहाँ से आपकी v की निकल जाएगी, i की आपको पता ही है, चार्ज करंट की क्या होती है, करंट होता है q/t, तो 8t-, तो वहां से आप पुट करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है, cause of resistance, रेजिस्टेंस क्यों जनरेट हो रहा है? The resistance of a conductor arises due to the frequently collision of free electrons with ions or atoms while drifting toward the positive end of the conductor. That's why the resistance of the conductor depends upon the arrangement of the atoms in conducting material as well as length and thickness of the conducting wire. तो रेजिस्टेंस क्यों जनरेट, जब आपके चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे रैंडम सारे जो बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, आयंस भी प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं थोड़ी देर में तो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होता है या आयन से कोलिजन होता है, तो उन कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होता है। ठीक है, उन कोलिजन्स के इफेक्ट के कारण। तो आर कितना हो गया, रो एल डिवाइडेड बाई एल। एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द वायर है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, एंड रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है, नॉट इसमें नॉट देखते हैं, द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज ओनली डिपेंड अपॉन द arrangement of the atoms in the material, or simply we can say that it is material property। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पे जो रो है वो रेसिस्टिविटी है, ठीक है, और R क्या है, रेसिस्टेंस है, L क्या है, L इस वायर की लेंथ है, ठीक है, और A क्या है, A है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर ये एक वायर है तो जो ये वाला एरिया है ये है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, resistivity of the conductor is only depend upon the arrangement of the atom in the material, or simply we can say that it is material property। तो resistivity किसकी प्रॉपर्टी है, केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है, उसकी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। resistivity does not depend on length and area। ठीक है, तो resistivity of the conductor is defined as the resistance of unit cube of material of given conductor। मतलब ये रेसिस्टिविटी किसके इक्वल होती है, रेसिस्टेंस के इक्वल होगी, कब, जब लेंथ भी यूनिटी हो और उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी यूनिटी हो। तो रो कितना होता है आपका, रो होता है आर ए डिवाइडेड बाई एल। इससे हम डेफिनेशन को राइट आउट कर सकते हैं, जैसे रेसिस्टिविटी डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। देखो कोई भी डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है तो आप इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला रख सकते हैं, किसी दो क्वांटिटीज को आप इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो हमने यहाँ क्या कहा, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया आर के इक्वल हो जाएगा। तो रेसिस्टिविटी डिफाइन एज द रेसिस्टेंस ऑफ द यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया। तो एल भी हमने 1 लिया, ए भी, तो लेंथ को भी 1 ले लिया, यूनिट एरिया को भी 1 ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कितनी भी डेफिनेशन फिजिक्स में लिख सकते हो। ये इजी वे होता है किसी भी डेफिनेशन को लिखने का। अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आती तो ये इजी वे है, कोई भी डेफिनेशन आप इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला भी लिख सकते हो, और ये रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब हमें रो की डायमेंशन निकालनी है, तो रो की डायमेंशन के लिए आर की पता होनी चाहिए, ए की डायमेंशन और एल की डायमेंशन होनी चाहिए। ए एरिया है तो एल स्क्वायर होगी, एल लेंथ है तो सिंपली एल होगी। तो और डेफिनेशन आर की जो डायमेंशन है वो हमने पीछे निकाली है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, रो का एक और फॉर्मूला है, आर होता है एम एल एन स्क्वायर टाउ ए, और आर किसके इक्वल होता है, रो एल डिवाइडेड बाई ए के। तो यहाँ से जो रो होगा वो क्या हो जाएगा, एल और ए हटा दो तो आर हो जाएगा, रो हो जाएगा आपका एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो रो की वैल्यू बहुत लेस होती है कंडक्टर के लिए, मीडियम होती है सेमीकंडक्टर के लिए, और बहुत ज्यादा हाई होती है किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। ठीक है, अब आते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट। जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है तो जो एरिया है वो उसके
नॉर्मल होगा। जैसे अगर आपका ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो इसके नॉर्मल वाला एरिया होगा यही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको लेना है, ठीक है। और सिंपली हम क्या कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है। तो इस ये भी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वो इजी भी पड़ेगी, ठीक है। तो J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और I कितना हो जाएगा आपका, I की वैल्यू एन ई वी डी आप पुट कर चुके, ऐसे ही कट जाएगा, तो J इज इक्वल टू एन ई वी डी। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू द रेसिस्टेंस, तो इनवर्स ऑफ द रेसिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस एंड G इज इक्वल टू 1 बाई R। और कंडक्टिविटी क्या होगा, इट इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी, इसे सिग्मा से कहते हैं, सिग्मा 1 बाई रो हो गया, ये पुट करोगे तो ये सिग्मा की वैल्यू कितना हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाई एम। सिग्मा की यूनिट कितनी होती है, मो मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। अब आर की यूनिट होती है ओम, ठीक है। जी की यूनिट होती है मो, उल्टा मतलब ओम का उल्टा मो, ठीक है। इसी तरह रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। और सिग्मा की यूनिट क्या होती है, मोहो पर मीटर या मोहो मीटर इनवर्स, ठीक है। और मोहो मीटर इनवर्स या एक यूनिट और होती है इसकी साइमन, किसकी, जो आप मोहो बोल रहे हो उसकी जगह आप साइमन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सिग्मा की एक यूनिट होती है साइमन पर मीटर, ठीक है। चलो, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा ई, तो जे इज इक्वल टू होता है एनी वीडी, वीडी की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू ई हो गई, तो जे इज इक्वल टू एनी म्यू ई, सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। बीच में क्या जे इज इक्वल टू आ जाएगा एनी स्क्वायर टो ई बाई एम, और ये एनी स्क्वायर टो बाई एम को क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कि जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, ठीक है। अदर रिलेशन सिग्मा और म्यू में अगर आपको निकालना है तो इस टर्म्स को आपको कहीं में कन्वर्ट करना पड़ेगा। म्यू में आपको पता है ये एन स्क्वायर टो बाई एम होता है, यहाँ से एन ई आपने आउट ले लिया, ई टो बाई एम को क्या कह सकते हैं, म्यू कह सकते हैं। तो सिग्मा कितना हो गया एक फॉर्मूला, एन ई म्यू, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले, और रो होता है 1 बाई सिग्मा, तो इसके अपोजिट हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड, सॉरी 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ द कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट कंडक्टिविटी आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, और एटॉमिक मास आपको गिवन है 63.5, ठीक है। 63.5 एटॉमिक मास है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर आपको गिवन है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे किसी भी एवोगैड्रो नंबर को उसमें कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिखो, फिर जो क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये रियल मेथड होता है किसी भी न्यूमेरिकल को करने का। तो वी इज इक्वल टू म्यू, म्यू क्या होता है, अब मुझे तो म्यू नहीं गिवन है, मुझे सिग्मा गिवन है, तो म्यू का मैं एक सिग्मा की टर्म्स में देखूंगा फॉर्मूला। अभी हमने पढ़ा सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू, तो म्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एन क्यू, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई एन क्यू इंटू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। तो वीडी कितना हो जाएगा अब आपका, वीडी की टर्म्स में पुट कर दो एन क्यू डिवाइड बाई वी एल। अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा मुझे पता है, वी मुझे पता है, क्यू और एल सब पता है, मुझे जो गिवन नहीं है वो है मेरा एन, ठीक है। तो मैं एन की वैल्यू निकालूंगा। हमें पता है अवोगैड्रो नंबर क्या आता है, किसी भी अगर एटॉमिक मास के इक्वल आप किसी भी मटेरियल का मास ले लेते हो, ठीक है। जैसे मैंने कॉपर का कितना होता है 63.5 उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो 63.5 ग्राम अगर मैंने कॉपर ले लिया तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6 इंटू 10 की पावर 23, जो एवोगैड्रो के नंबरों के इक्वल होता है। वैसे एवोगैड्रो 6.023 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 6.5 ग्राम पर मीटर क्यूब कितने होंगे, इतने पार्टिकल पर मीटर क्यूब। अब ग्राम को मुझे कहीं में कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, क्योंकि मुझे कितने में किलो डेंसिटी कितनी है मेरी, ये है। तो मैं इस टर्म्स को भी कहीं में बदलूंगा, तो 6.3 9 टू 10 63.5। अब यहाँ पे क्या है जी, ये वाले मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि मुझे इसको कहीं में कन्वर्ट करना पड़ा, मुझे इसको किलोग्राम में। तो मैं नीचे करूंगा 10 की पावर -3 से, या ऊपर करूंगा 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करके आपकी ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर आपको वीडी निकालना है, वीडी का फॉर्मूला आपके जितनी वैल्यूज आपके पास है सब आपने पुट कर दी, और सोल्व करके ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड इस बार एक 2019 एग्जाम में क्वेश्चन भी आया। कौन सी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, किस तरीके से हम किसी मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। द रेसिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला, आर्म एल एन ई स्क्वायर टाउ, एन
और टॉ, दो ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है किसी भी सॉलिड मटेरियल के लिए, ठीक है भाई। लेंथ वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, एरिया चेंज नहीं होगा, टॉ चेंज होगा, ई चार्ज वो कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहां से हमें पता चलता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, थर्मल वेलोसिटी, भाई टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी टी क्या होता है, एल बाई वी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम घट जाएगा, ठीक है। टाइम घटेगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी तो एक टाइम है, अगर वो डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये पेपर में एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। इसको थ्योरी ना लिख के आपको जस्ट ऐसे प्रोपोर्शनली शो करना है, प्रोपोर्शनली शो करके उसका फॉर्मूला देना है, और इस एरो के हिसाब से आप उसको क्लियरली दो लाइन में मेंशन कर सकते हो, फिर आप उसको थियोरेटिकली लिख सकते हो। क्योंकि आपके टीचर्स उस थियोरेटिकली को नहीं पढ़ेगा, वो इसी कॉन्सेप्ट से समझ जाएगा कि आपको सारा आता है, फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको जो राइटिंग वे होता है, राइटिंग स्किल्स बेटर होती है आपकी, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि आपको इस तरह के जो एक चीज से दूसरी चीज वैरी कर रही है, उस चीज को आप इस तरीके से शो करें विद द हेल्प ऑफ एरोज। ये हमने फिर मैंने सबको थियोरेटिकल भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। आप इसे थियोरेटिकली एक्सप्लेन को पढ़ सकते हो, नोट्स भी मैंने गिवन लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक को डाउनलोड कर सकते हो अपनी पीडीएफ फॉर्म में, मैंने उसको बना के सारे नोट्स डाल दिए हैं, आप वहां से इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैंने इसको जो इस यहाँ पे लिखा है वो मैंने इसको एरो के उससे समझा दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड डज नॉट डिपेंड। अब हमें जो ये फॉर्मूला है रेसिस्टेंस का, वो अल्फा पर किस तरह डिपेंड करता है। अल्फा क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो आर टी का एक फॉर्मूला होता है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। आर टी क्या होता है, रेसिस्टेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, आर नॉट रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आर नॉट को इधर ले जाके आर आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी। अल्फा क्या होता है, अल्फा यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टेंस डिफाइन एज द इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस, ठीक है। आर टी माइनस तो ये हुआ इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, ओरिजिनल रेसिस्टेंस क्या था, आर नॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय टी है, इसलिए यहाँ पे क्या है, पर डिग्री सेल्सियस रेज इन टेम्परेचर, इसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन आपने किसकी टर्म्स में दी, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला दी है। तो जब फॉर्मूला देते हैं तो जो लोअर टर्म्स होते हैं तो पर लगा के हम लिख देते हैं, पी आर टर्म्स यूज कर देते हैं, या हम कह सकते हैं यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस यूनिट, ठीक है, यूनिट आर नॉट, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। रेजिस्टेंस आपको दिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 133 ओम। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री, 500 डिग्री पर रेजिस्टेंस क्या होगा, अल्फा आपको गिवन है 0 डिग्री केल्विन पर, ठीक है। तो आपको निकालना है अल्फा, आपको पता है एट 0 डिग्री, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एट 500, 500 पे आपको निकालना है, ठीक है ना। 150 पे आपको पता है, 500 पे आपको फाइंड आउट करना है। तो 150 का वाला फॉर्मूला आप ये लगाओगे, आर टी इज इक्वल टू आर नोट। तो याद रखना है इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए ये वैल्यू हमेशा आर नोट होनी चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसा नहीं कि आपने ये आर नोट को 100 रख दिया और टी को, सॉरी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि भाई एक आपका 500 एक 150 है, आप ये नहीं लगा सकते 500 इज इक्वल टू आर 150 प्लस, सॉरी ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, टी क्या रखोगे आप यहाँ पे 350 350, ये मेथड रॉन्ग है। तो याद रखना है आपको, ये हमेशा आर नोट ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लगा है 150 के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, 500 के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। अब हमें आर नोट नहीं चाहिए क्योंकि हमें नॉन नहीं है। आप क्या करोगे, जस्ट इसको डिवाइड कर दोगे दोनों टर्म्स को और R50 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है कंडक्टर्स के लिए, और इसकी ही वैल्यू निगेटिव होती है किसके लिए, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए। भी आपको याद रखना, नोट्स में आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो आर टी और आर नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप कोई भी आंसर्स निकाल सकते हो, इसको सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ आपको गिवन है। तो कंडक्टर से क्या होता है, ये इस हिसाब से भी कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर टी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर के से क्या होता है, वो डिक्रीज, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है, याद रखना है। और इंसुलेटर में भी डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में, और इंक्रीज होता है किसमें,
कंडक्टर्स में। With the increase in the temperature, the resistance of the conductor increase while the resistance of the semiconductor or insulator decrease. ठीक है, ड्रॉ द कर्व बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में एक कर्व ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमें ऐसी क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना है जिससे टेम्परेचर इफेक्ट पता चल जाए। तो हमें पता है जो आर होता है वो डेल्टा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कंडक्टर्स में क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, ये कैपिटल टी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। किसमें, कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में वही रेजिस्टेंस डिक्रीज होता चला जाएगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। नॉन ओमिक डिवाइसेस, तो वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं उन्हें ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, जैसे आपका रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक डिवाइसेस वो होती है जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें। फॉर एग्जांपल क्या है इसका, सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो V बाई आर को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, नॉन ओमिक कांस्टेंट, आप वैल्यू पढ़ सकते हो, उसमें कोई ऐसा खास नहीं। अब इसको कर्व से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ये जो लाइन है ये स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, अब स्ट्रेट लाइन होते हैं उसे क्या बोलेंगे, ओमिक डिवाइस। अगर इसमें थोड़ा सा कर्व कट आ जाए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ कांस्टेंट पार्ट आ जाए, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो या ऐसे हो जाए, तो उसे कहेंगे हम नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। अगर ये ओनली स्ट्रेट लाइन है तो उन्हें ओमिक डिवाइसेस, और इसे नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये कब होता है, जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जब कोई वोल्टेज और करंट के बीच में कोई कर्व ड्रॉ किया जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नॉनिक और नॉन ओमिक को डिफाइन कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ वीआई कर्व, ठीक है। तो यहां से याद रखना है जो आपका स्लोप होता है, जो स्लोप, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ की है आपने ओमिक कर्व्स के लिए, ठीक है, ओमिक के लिए एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो जो इसका स्लोप होता है, अगर वो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो वो होगा लोड। क्या होगा, लोड, जैसे आर एल सी, जैसे फैन, टीवी एंड सो ऑन। अगर यही वैल्यू निगेटिव हो जाए इस तरीके से, देखो ये होता है पॉजिटिव स्लोप, तो ये हमेशा लोड के लिए होगा। ये होता है आपका निगेटिव स्लोप, और निगेटिव स्लोप किसके लिए होगा, सोर्स के लिए या सेल के लिए, बैटरी, ये सारी आपकी पॉजिटिव स्लोप्स होता है। जैसे कोई बैटरी का अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये स्लोप कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां से हमें पता चला पॉजिटिव जो होता है वो किसके लिए होता है, लोड के लिए होता है, और निगेटिव सोर्स के लिए होता है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है। तो यहां से आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। स्लोप देखा आपने, स्लोप। अब इस स्लोप को क्या डिफाइन करेंगे, जैसे कि आपने देखो एक ये वोल्टेज है, ये आपका करंट है, आपने ये पॉजिटिव स्लोप ड्रॉ कर दिया, तो आर की वैल्यू कितना होगा, डी वी डिवाइडेड बाय डी आई। तो ये क्या होगा, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है इस इक्वेशन का, स्लोप होता है। तो किसी भी वी आई कर्व की, जैसे आपका वी आई कर्व है, उसमें जो वायर का जो स्लोप होगा वही उस मटेरियल का रेसिस्टेंस होगा। क्या होगा, स्लोप ही क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। तो कलर ग्रुपिंग भी कर सकते हैं हम, आपको ये याद रखना है। इसको याद रखने से आप याद रख सकते हो, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, रॉय आर ओ वाई है ना, तो आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज। ये नंबरिंग आपको याद रखनी है। जैसे नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके मल्टीप्लायर आपको याद रखने हैं, जैसे 10 की पावर 0, 1 के लिए 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये कलर्स कोडिंग आपको याद रखनी है। इसके लिए मेथड होता है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो वियरिंग, वियरिंग का हो गया व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। तो गोल्ड हो गया आपका 10 की पावर -1 मल्टीप्लायर होता है, और सिल्वर का 10 की पावर -2 मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। और इनकी होती है टॉलरेंस, मतलब कि मैक्सिमम कितने रेजिस्टेंस को बियर कर सकते हैं। तो गोल्ड की टॉलरेंस क्या होती है, प्लस माइनस जो आपने रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी है वो +-5% होती है इसकी टॉलरेंस। कब, जब वो बैंड गोल्ड में बना हो, ठीक है। और सिल्वर का बना हो जो फोर्थ बैंड होता है, कौन सा बैंड, फोर्थ बैंड, सिल्वर का बना हो तो वो 10% होता है, और नो कलर होगा तो मतलब उसकी टॉलरेंस कितनी है, 20% है। जैसे कि अगर मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास रेजिस्टेंस 100 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, तो कितना टॉलरेट कर सकता है, मिनिमम इतना, और उसकी वैल्यू इतने ओम से इतने ओम वेरी कर सकते हैं। कितना, 5% है ना, तो इसका मतलब कौन सा बैंड होगा, उसमें गोल्ड कलर का बैंड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये आपका रेजिस्टेंस है, उसमें बैंड्स होते हैं 4, ठीक है। जैसे कि नंबर होते हैं, जो पहले 2 बैंड्स होते हैं वो बताते हैं आपको वैल्यू, थर्ड बैंड बताता है आपको मल्टीप्लायर, और फोर्थ बैंड बताता है टॉलरेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिया,
ये एक बैंड है आपके पास, इस बैंड में क्या पहला ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा रेड है, चौथा गोल्ड है। तो पहले दो, ब्राउन का मतलब 1 तो 1 आ गया, ब्राउन का मतलब वो ब्लैक का मतलब नंबर कौन सा 0, रेड का नंबर कितना होता है 2 तो उसके लिखोगे 10 की पावर 2। तो पहली 2 टर्म्स वैल्यू बताएगी, नेक्स्ट वाली टर्म उसका मल्टीप्लायर बताएगी, फोर्थ टर्म क्या गोल्ड, गोल्ड कितना बताएगा ±5%, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे कर सकते हो। ओके, तो रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने पिछले चैप्टर में बताया सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट कांस्टेंट रहने वाला है। क्या कांस्टेंट रहने वाला है, करंट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, वो है आपकी वोल्टेज। तो आपको याद रखना है वोल्टेज किस में कांस्टेंट रहेगी, पैरेलल में, और करंट सीरीज में। तो ये आपको पढ़ लेना, नोट्स में आपको अवेलेबल है। तो वहां पे जस्ट आपने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्टेड किया है, एक वोल्टेज आपने वी लगाई है। अब जो तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 में जो सेम होगा वो होगा करंट। तो वोल्टेज आप अलग अलग तीनों की फाइंड आउट करोगे, V इक्वल टू आई R1 ऑन्स लॉ से, V2 क्या होगी IR2, और V3 कितनी होगी IR3। तो टोटल वोल्टेज क्या होगी, तीनों का सम हो जाएगा, तीनों वोल्टेज आपने ऐड कर दी, आई कॉमन ले लिया, आई से आई कट जाएगा, तो क्या बचेगा टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो हमें पता चल गया कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनकी वैल्यू होती है उस तीनों का, या जितने भी रेजिस्टेंसेस है उनको जस्ट आपको ऐड अप कर देना है। ठीक है, कैपेसिटेंस के अपोजिट होता है, वहां पे क्या होता था, ऐसा कब होता था जब पैरेलल में होते थे। इसी तरह दूसरे होते हैं आपके रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, सारे रेजिस्टेंस आप पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज। तो करंट क्या होगा, तीनों का एडअप हो जाएगा, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से करंट चला I1, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I1 कितना हो गया V बाई R1, I2 कितना हो गया V बाई R2, और I3 कितना हो गया V बाई R3। तो रेजिस्टेंस कितना होगा कॉम्बिनेशन का, आप यहाँ से निकाल सकते हो। करंट क्या होगा, टोटल V डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इनका आपने कितना माना है, RP माना है। तो V बाई RP कितना हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 फॉर्मूला। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला कैपेसिटेंस के लिए कब होता है, कब होता है, जब कैपेसिटेंसेस आपके कहाँ में थे, सीरीज में। तो याद रखना है कैपेसिटेंस में जो फॉर्मूला सीरीज का होता है, रेजिस्टेंस में वो पैरेलल का होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडेज क्लास। हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो रहा है, या आप चाहते हो कि नहीं सर ये थोड़ा सा आपने ओवरव्यू दिया और हमें ये टॉपिक और डीप में पढ़ना है, तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए और मोर इलाबोरेटेड वीडियो चाहिए, या किस टॉपिक पे आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है, या आपको कोई आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर आप उसको डाल सकते हो। आई विल गिव यू सॉल्यूशन विद इन 2 days डेफिनेटली। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, आप इसकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। आई एम हियर एंड आई विल ट्राई to do my best for your all problems. ठीक है, that's all for today's class. Thank you.